are going to learn about muscles, which is included in core course 6th animal physiology controlling and coordinating system, that is included in the syllabus of BSc Zoology honors by the University of Delhi. And the content which I am going to include according to the syllabus are histology of different types of muscle, ultrastructure of skeletal muscle, muscular and chemical basis of muscle contraction, characteristics of muscle switch, motor unit, summation, and tetanus. So first of all, let's talk about types of muscular tissue. There are mainly three types of muscular tissue, that are skeletal muscles, कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो स्ट्रेटेड होती हैं. स्ट्रेटेड का मतलब है कि वहाँ पे डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं. दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं अपनी इच्छा से कोई एक्टिविटी कर रही हूँ तो वो वॉलंटरी एक्टिविटी है जिसमें मेरी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है. मेनली मेरा सेरिब्रम इन्वॉल्व होता है, मेरा फ्रंट ब्रेन इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो सोमेटिक वॉलंटरी डिवीजन जो है नर्वस सिस्टम का वो कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स को. एज वी नो डैट नर्वस सिस्टम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आती हैं एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ऑटोनोमिक फंक्शन करता है. तो यहाँ पे जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक डिवीजन ऑफ वॉलंटरी नर्वस सिस्टम. सेकेंड इज कार्डिक मसल्स टिश्यू जो हमारी हार्ट वॉल को फॉर्म करते हैं. वो भी स्ट्रेटेड होते हैं, उनमें भी बैंड्स मिलते हैं हमें और उनका एक्शन इनवॉलंटरी होता है. एज यू नो you can't control your heartbeat, but some hormones and some chemicals like neurotransmitter, if you know about glycine, acetylcholine and GABA, these are neurotransmitters and they control the activity of heartbeat. Means they regulate by exciting or inhibiting the neurons. So here cardiac muscles are located in the heart only or they are under involuntary control. Means वो मेरी conscious behavior, मेरी conscious thinking, मेरी इच्छा पे depend नहीं करेंगी. Next one is smooth muscle tissue. These are located in the walls of hollow internal structure. Hollow means खोखला, walls मतलब lining. तो जो हमारे internal structure हैं जैसे blood vessels, there are three types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. तो इनकी जो walls होंगी वहाँ पे smooth muscles present होंगी. airways, alveoli, bronchi and most organ in the abdominal pelvic cavity like intestine, वहाँ पे हमारी smooth muscles present होती हैं. they look like as non-striated structure, मतलब वहाँ पे कोई बैंड्स नहीं होते, डार्क और लाइट, इसीलिए हम उनको स्मूथ बोलते हैं और वो इनवॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आती हैं. आई कैन नॉट कंट्रोल द ब्लड फ्लो इनसाइड आर्टरी, दैट्स वाई दे आर अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल. फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू. फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एंड सम लोकलाइज्ड मूवमेंट जैसे पेंसिल को पकड़ना या फिर बोर्ड पे लिखना. ये सब हमारी क्या है, लोकलाइज्ड मूवमेंट है. बट यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट्स हैं वो यहाँ पे तीनों मस्कुलर टिश्यूज़ के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती हैं. स्केलेटल मसल्स पे, बोन्स पे, स्मूथ मसल्स पे एंड हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ पे. सेकेंड इज़ स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजिशन. अगर मैं बैठी हूँ, मेरा पोस्चर, मेरा चलना, मेरा लिफ्ट में चढ़ना, ये सब चीज़ें हमारी मस्कुलर टिश्यूज़ कंट्रोल करते हैं. स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी ब्लड वेसल्स की जहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं. मैंने बात करी कार्डिक मसल्स की
जहाँ पे मेरा हार्ट बीट कर रहा है। हार्ट बीट नहीं करेगा कार्डिक मसल्स के थ्रू तो ब्लड पंप नहीं हो पाएगा और वो आर्टरीज में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है कार्डिक मसल्स के बीच में, स्मूथ मसल्स के बीच में, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट कर रहा है मेरी बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट हो रही है। तो नेक्स्ट वन है जनरेटिंग हीट। मस्कुलर टिश्यू जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हीट प्रोड्यूस करता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। थर्मो मतलब हीट, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। ये हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। जैसे इनवॉलेंट्री अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्केलेटल मसल्स का, जैसे सिवरिंग अभी ठंड के मौसम में जो होती है, जिसकी वजह से हार्ट जो रेट है वो भी बढ़ता है, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है और हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी में। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का मतलब है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना। अब जो मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसको मसल एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, और जो नर्व के अंदर होता है उसको नर्व एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जो मसल सेल्स के लिए हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो दो टाइप के स्टिमुलाई होते हैं जो ट्रिगर करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। एक स्टिमुलाई होता है ऑटो रिदमिक, मतलब कि ऑटो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से जो मस्कुलर टिश्यू में खुद ब खुद अराइज होता है। जैसे अगर हम बात करें एसए नोड की बात करें, हम एवी नोड की बात करें, जो कि हमारे हार्ट पेस मेकर की तरह काम करते हैं, और यहाँ पे जो सिग्नल है वो खुद से अराइज होता है और उसकी वजह से हार्ट बीट करता है, जिसको हम ऑटो रिदमिसिटी भी बोलते हैं। मतलब हार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑर्गन क्योंकि वो अपने ऊपर रिलाई करता है। सेकंड होता है यहाँ पे केमिकल स्टिमुलाई। जैसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करते हैं, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन के थ्रू भी जनरेट किए जाते हैं और हार्मोन्स के थ्रू भी, क्योंकि हार्मोन्स इन न्यूरॉन्स के थ्रू जनरेट किए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स को ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कभी कभी जो हमारा पीएच कंसंट्रेशन है ब्लड में, जो कि हम 7.5 मान के चलते हैं, वो भी एसिडिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से केमिकल स्टिमुलाई को जनरेट होता है और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एसिडिक नेचर हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होगा। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन से, कई बार ग्लूकोज की वजह से। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो मस्कुलर टिश्यू है वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब भी वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू स्टिमुलेट किए जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारी मसल प्रोटीन होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये क्या करते हैं, इनके अंदर टेंशन क्रिएट होती है और जो ये बैंड होते हैं लाइट और डार्क बैंड, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और लेंथनिंग ऑफ मसल्स की वजह से यहाँ पर रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू हो जाता है। बट ये जनरेट किसने किया? एक्शन पोटेंशियल ने। Next one, extensibility. Extensibility is the ability of muscular tissue to stretch, but वो एक लिमिट तक ही स्ट्रेच हो पाएगी, अदरवाइज वो डैमेज हो सकती है। अगर हम बात करें, हम जितने भी बार खाना खाते हैं हमारी स्टमक की वॉल लाइनिंग्स क्या करती हैं? स्ट्रेच कर जाती हैं, बट उनकी एक लिमिट होती है। कार्डिक मसल्स भी स्ट्रेच करती हैं, जैसे हमारी हार्ट वेसल्स, हमारी ओरिकल एंड वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड से फिल होती हैं वो स्ट्रेच करती हैं, एंड देन दे कॉन्ट्रैक्ट जब वो ब्लड को रिलीज करती हैं। इलास्टिसिटी, ये मस्कुलर टिश्यूज़ की अपनी ओरिजिनल लेंथ और शेप में आने की प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू वो अपने आप को डैमेज होने से बचाती हैं। नेक्स्ट वन इज स्केलेटल मसल्स टिश्यू।
स्केलेटल मसल टिश्यू हमारा हंड्रेड्स से थाउजेंड्स ऑफ सेल से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। अगर मैं यहाँ पे एक इस फाइबर की बात करूँ, मतलब एक ये डॉट की मैं बात करूँ, दिस डॉट रिप्रेजेंट द मसल्स फाइबर। स्केलेटल मसल्स में कनेक्टिव टिश्यूज़ भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू को बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, और कनेक्टिव टिश्यू ही ब्लड सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई के बिना यहाँ पे न्यूट्रिएंट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। प्लस अगर यहाँ पे नर्व्स नहीं होंगी तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं वर्क कर पाएगा, एक्सचेंज पोटेंशियल नहीं जनरेट हो पाएगा। तो यहाँ पे मसल्स का भी अपना एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो होता है फेसिका। फेसिका हमारी इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। ये हमारी बॉडी वॉल को, सिलोम को, लिम्स को और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को कवर करती है, और जो गैप प्रेजेंट होता है ना मसल्स के बीच में, उसको भी फिल करती है। फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे नर्व्स को कैरी करेगी, ब्लड वेसल्स को और लिम्फेटिक वेसल्स को। नर्व क्या करेंगी, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी न्यूरो ट्रांसमीटर्स की हेल्प से, ठीक है, और रेगुलेट करेंगी। क्या रेगुलेट करेंगी, एक्शन। किसका एक्शन, किसका एक्शन रेगुलेट करेंगी, स्केलेटल मसल्स टिश्यू का, बाय एक्साइटिंग देम और इनहिबिटिंग देम। और एक्साइटेटरी इनहिबिटरी इफेक्ट किसके थ्रू जनरेट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेंगी, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करेंगी, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या करेंगे, ये पैथोजन से, बैक्टीरिया से फाइट करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, जो किससे अराइज होगी, इस फेसिका से अराइज होगी, क्योंकि जो ये फेसिका है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ द मसल्स फाइबर। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, अब ये 3 टाइप की होती हैं, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम। अब अगर मैं यहाँ पे एक फाइबर की बात करूँ, दिस इज द वन फाइबर, एक फाइबर, एक डॉट एक फाइबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो अब ये एक फाइबर यहाँ पे कवर किया जाता है एपीमाइसियम के थ्रू, एपीमाइसियम के थ्रू। ये एपीमाइसियम क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, पेरीमाइसियम आती है। पेरीमाइसियम जैसे कि इस पूरे बंडल को, मतलब ये जो मसल फाइबर है, 10 से अगर 100 मसल फाइबर ज्वाइन होके एक बंडल बना देते हैं, उस बंडल को कवर कर रहा है क्या, पेरीमाइसियम, ठीक है। तो ये अलग अलग बंडल से एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं पेरीमाइसियम के थ्रू। अब ये बहुत सारे बंडल जुड़ रहे हैं और इसकी एक कवरिंग बन रही है, वो है एंडोमाइसियम। अब ये एंडोमाइसियम इंटीरियरली क्या कर जाती है, हर एक फेसिकल में पेनिट्रेट कर जाती है और इंडिविजुअल मसल्स फाइबर को एक दूसरे से क्या कर देती है, अलग कर देती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये तीनों ही कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, ये इस मसल्स फाइबर से अंदर की तरफ एक्सटेंड करते हैं और टेंडन की फॉर्मेशन कर देते हैं, और टेंडन क्या करती है, इस मसल्स को बोन से अटैच कर देती है, इस मसल को बोन से अटैच कर देती है, और वहाँ पे मसल्स को बोन की किससे अटैच करती है, पेरियोस्टियम से अटैच करती है। अगर इसका एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल है कैलकेनियल टेंडन, जो किसका है, काफ मसल्स का है, और वो काफ मसल्स को अटैच करता है किसके साथ, कैलकेनियल बोन से। कैलकेनियल बोन क्या है, हील बोन। एनाटॉमी ऑफ ए स्केलेटल मसल फाइबर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखें तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, फाइबर हैं, वो कैसे अरेंज हो रखे हैं। देखो, सबसे पहले आती है हमारी मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट होती है स्टेम सेल, वो स्टेम सेल जिससे हमारी मसल्स फाइबर अराइज होते हैं। वो यहाँ पे क्या करती है, बहुत सारे मायोब्लास्ट डिवाइड होते हैं, फ्यूज़ होती हैं, स्केलेटल मसल्स फाइबर फॉर्म करती हैं। और वो स्केलेटल मसल्स फाइबर यहाँ पे फेसिका जो हमने कवरिंग पढ़ी यहाँ पे, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम, उनके थ्रू कवर कर रखी होती है। अब वो जो फेसिका है वो फर्दर आगे
एक क्या करती है, माइक्रोफिब्रिल जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर, उसको जनरेट करती है। वो फिब्रिल फिलामेंट जनरेट करता है और वो फिलामेंट यहाँ पे सेक्रोमर को फॉर्म करता है और उस सेक्रोमर में थिन एंड थिक फिलामेंट आते हैं जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल आ जाता है। तो समझते हैं एनाटॉमी। डायमीटर की बात करें तो जो डायमीटर है स्केलेटल मसल्स फाइबर का, ये फाइबर का डायमीटर है 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक फाइबर की बात कर रहे हैं, एक फाइबर जो यहाँ पे डॉट से शो हो रहा है वो फाइबर, उसका यहाँ पे जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्रोलिमा। एंड उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्रोप्लाज्म। ठीक है। अब ये जो सेक्रोप्लाज्म है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इसके अंदर यहाँ पे ग्लाइकोजन मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज जब हमारा कार्बोहाइड्रेट की मोनोमर यूनिट बाइंड हो जाती हैं और वो एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करती हैं, ओलिगोसेक्राइड, सॉरी पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीपेप्टाइड तो प्रोपेप्टाइड यूनिट फॉर्म करती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती है। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड यूनिट जब बाइंड होती है तो वो क्या बनाती है, ग्लाइकोजन। एंड मायोग्लोबिन हमारा क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड यहाँ पे एक लीटल थ्रेड प्रेजेंट होगा, किसमें, इस सेक्रोप्लाज्म में लीटल थ्रेड प्रेजेंट होगा। वो क्या फॉर्म करेगा, माइक्रोफिब्रिल फॉर्म करेगा। और ये क्या है, स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और इन स्मॉलर प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम मायोफिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं। इस माइक्रोफिलामेंट के अंदर थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है और थिक फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। जो थिन फिलामेंट है वो 8 नैनोमीटर डायमीटर का होता है और जो थिक फिलामेंट होता है वो 16 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है और जो थिक फिलामेंट होता है वो यहाँ पे मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब मैं ये माइक्रोफिब्रिल की जो बात कर रही हूँ, ये माइक्रोफिब्रिल है क्या, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गेनल है, किसके, स्केलेटल मसल्स के। और यहाँ पे क्या होता है हमारा सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कैल्शियम आयंस को रिलीज करेगा, किसमें, अपने सिस्टरनाई में, सिस्टरना में प्रेजेंट होता है ना हमारा सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो टर्मिनल एंड पे सिस्टरना प्रेजेंट होगा वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे स्केलेटल मसल्स में, एंड मसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं बात करूं इस माइक्रोफिलामेंट की या माइक्रोफिब्रिल की दोबारा से, तो इसमें जो ये माइक्रोफिलामेंट बने ये अरेंज्ड होते हैं। देखो ये अरेंज्ड होते हैं, किसके फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, सेक्रोमेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ये यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट को बोल रहे हैं यहाँ पे सेक्रोमेयर। ये बेसिक यूनिट है किसकी, माइक्रोफिब्रिल की, मायोफिब्रिल की, सॉरी माइक्रोफिब्रिल नहीं, मायोफिब्रिल की। अब यहाँ पे दो थिन मायोफिब्रिल एक थिक मायोफिब्रिल को बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है डार्क बैंड वो थिक है और लाइट बैंड वो है थिन, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, मायोब्लास्ट था, मायोब्लास्ट के फ्यूजन से यहाँ पे स्केलेटल मसल फाइबर बना, उसकी कवरिंग हुई उन 3 लेयर्स के थ्रू, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम एंड एंडोमाइसियम के थ्रू। और इसने क्या बना दिया, फेसिकल। ठीक है, अब वो फेसिकल आगे क्या जनरेट कर रहा है, वो फेसिकल यहाँ पे उस फेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट है, मसल फाइबर। अब वो मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर जिसकी ये कवरिंग कर रहा है फेसिकल, वो मसल फाइबर की भी एक कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, सेक्रोलिमा। और उस सेक्रोलिमा के अंदर एक प्लाज्मा प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेक्रोप्लाज्म। अब उस सेक्रोप्लाज्म के अंदर कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोफिब्रिल। अब उस मायोफिब्रिल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मायोफिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट हैं ये अटैच्ड होते हैं, ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं थिक और थिन में। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट क्या फॉर्म करती है, सेक्रोमेयर। क्या फॉर्म करती है, सेक्रोमेयर। और ये सेक्रोमेयर आगे चल के ये हमारा क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्केलेटल मसल्स फाइबर का। यहाँ पे बात करते हैं कंपार्टमेंट्स ऑफ सेक्रोमेयर की।
हमें पता है कि स्केलेटल मसल्स फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेक्रोलिमा, ठीक है। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेक्रोलिमा है। अब यहाँ पे जो ये सेक्रोलिमा है ये इनवेजिनेशन फॉर्म करती है। इन इनवेजिनेशंस को हम ट्रांसवर्स ट्यूबल्स बोलते हैं। ये यहाँ पे जो बने हुए हैं ये क्या है, ट्रांसवर्स ट्यूबल्स। क्या करते हैं, ये टनल्स हैं, सरफेस से मसल्स फाइबर के सेंटर में पहुँचने वाले टनल्स, ठीक है। अब इसकी कवरिंग, ये एक मसल्स फाइबर का डायग्राम है, इसकी कवरिंग थी सेक्रोलिमा, इसके अंदर था सेक्रोप्लाज्म जिसमें ग्लाइकोजन भी है, जिसके अंदर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है, मायोग्लोबिन है जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपी जनरेट करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मायोफिब्रिल है जो हमारे यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स बनाएगा, मायोफिलामेंट्स जो फिलामेंट्स हमारे थिन और थिक में डिवाइड होंगे, थिन और थिक फिलामेंट्स में यहाँ पे वो डिवाइड होंगे, और ये थिन फिलामेंट्स बाइंड करके यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्रोमियर की फॉर्मेशन करेंगे। उसी सेक्रोमियर की कंपार्टमेंटलाइजेशन को हम स्टडी करेंगे। वो कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या कंसिस्ट करती है, जेड डिस्क, आई जो है डिस्क है, ए जो एम जोन है, एम लाइन है सॉरी, ए जोन है, ये सब स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक सेक्रोमेर का स्ट्रक्चर है। वो सेक्रोमेर यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट ने ज्वाइन करके फॉर्म किया है। तो यहाँ पे जो नैरो प्लेट शेप्ड रीजन है डेंस प्रोटीन मटेरियल का, उस डेंस प्रोटीन मटेरियल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जेड डिस्क बोलते हैं, डेंस प्रोटीन मटेरियल। ये सेपरेट करता है एक सेक्रोमर को, ये एक सेक्रोमर को दूसरे सेक्रोमर से, नेक्स्ट सेक्रोमर से क्या करता है, सेपरेट करता है। अब यहाँ पे एक डार्कर मिडल पार्ट भी होता है सेक्रोमर को के अंदर, उस डार्कर मिडल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बोलते हैं। ये एक सेक्रोमर है, दिस वन इज द वन सेक्रोमर। अब इसमें जो ये डार्कर बैंड है, ये डार्कर बैंड, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बैंड। ए बैंड थिक फिलामेंट से मिलके बना होता है। ए बैंड के जो एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, वहाँ पे जोन ऑफ ओवरलैप प्रेजेंट होता है। जोन ऑफ ओवरलैप का मतलब क्या है कि जैसे दो सेक्रोमर अटैच हो रहे हैं, एक ये सेक्रोमर और एक ये सेक्रोमर और एक ये सेक्रोमर, तो यहाँ पे जोन ऑफ ओवरलैप प्रेजेंट है। जोन ऑफ ओवरलैप। अब यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट साइड बाय साइड लाई करेंगे, एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे थिक और थिन फिलामेंट साइड बाय साइड लाई कर रहे हैं, कहाँ पे, जोन ऑफ ओवरलैप में। जो आई बैंड होता है वो लाइटर बैंड होता है। आई बैंड इज फॉर्म्ड बाय द लाइटर बैंड। लेस डेंस एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे थिक फिलामेंट प्रेजेंट नहीं होते, और यहाँ पे और एक जेड डिस्क पास करती है। जेड डिस्क किससे पास करती है, आई बैंड के सेंटर से पास करती है। पूरा आई बैंड है और इसके सेंटर से हमारी जेड डिस्क क्या कर रही है, पास कर रही है। तो हमें क्या पता चला इससे कि जो आई बैंड है वो थिन फिलामेंट को कंसिस्ट करता है, जो जेड बैंड है वो थिक फिलामेंट को कंसिस्ट करता है, और एक एम लाइन होती है, एम लाइन जो सेक्रोमर के मिडल से पास होती है, स्पोर्टिंग प्रोटीन से मिलके बनी होती है, जो थिक फिलामेंट को सेंटर में होल्ड करके रखती है। और ये किसको फॉर्म करती है, हमारे जेड जोन को। ये जेड जोन है, ये जेड जोन है, इस जेड जोन के मिडल से पास होगी एम लाइन, और ये स्पोर्टिंग प्रोटीन के मिलके बनी होगी, और किसको होल्ड करके रखेगी, थिक फिलामेंट्स को होल्ड करके रखेगी। हम बात करते हैं किसकी, जेड डिस्क की। जेड डिस्क की बात करते हैं। जेड डिस्क क्या है, ए नैरो प्लेट शेप्ड स्ट्रक्चर। नैरो प्लेट शेप्ड रीजन किसका, डेंस मटेरियल का, जो एक दूसरे के सेक्रोमर से क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो जेड डिस्क क्या कर रही है, दो सेक्रोमर को सेपरेट कर रही है। ए बैंड की बात करूं तो डार्क मिडल पार्ट होता है, ए बैंड डार्क पार्ट है, मिडल पार्ट है सेक्रोमर का, जो एक्सटेंड करता है थिक फिलामेंट की इंटायर लेंथ से, और इसमें थिन फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है, मतलब थिक और थिन ओवरलैपिंग रीजन में प्रेजेंट होते हैं। आई बैंड इज द लाइटर बैंड, लेस डेंस एरिया ऑफ सेक्रोमियर। ये आई बैंड से लेस डेंस है, दिख रहे हैं, लाइटर है, डार्क रीजन नहीं शो कर रहे हैं। ए जेड डिस्क इसके बीच से पास हो रही है,
एच जोन की अगर बात की जाए, एच जोन की, तो नैरो रीजन इन द सेंटर ऑफ ए बैंड, ए बैंड के सेंटर में प्रेजेंट है और सिर्फ थिक फिलामेंट को कंसिस्ट करता है, थिन फिलामेंट को कंसिस्ट नहीं करता। एम लाइन की बात करें तो एच जोन के मिडल में से जो लाइन पास होती है वो एम लाइन है, जिसमें प्रोटीन्स होते हैं जो थिक फिलामेंट को सेक्रोमर के सेंटर में हेल्ड करके रखते हैं। पॉइंट है यहाँ पे मसल्स प्रोटीन का। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को ऑन ऑफ करते हैं बाय एक्साइटिंग, बाय जनरेटिंग द एक्शन पोटेंशियल और बाय इनहिबिटिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो थिक और थिक फिलामेंट को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं माइक्रोफिब्रिल्स को, एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और माइक्रोफिब्रिल्स को लिंक करके बंडल बनाकर सेक्रोलेमा में सेक्रोमर की फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में अगर हम बात करें तो दो तरह के प्रोटीन होते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो थिक फिलामेंट का बना होता है। ये यहाँ पे आपको मायोसिन प्रोटीन दिख रहा है जिसकी एक टेल होती है मायोसिन टेल और दो हेड होते हैं मायोसिन हेड। जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है वो यहाँ पे जो हेड होते हैं वो मायोसिन बाइंडिंग साइट से बाइंड करते हैं और वो मायोसिन बाइंडिंग साइट किसके ऊपर प्रेजेंट होगी, एक्टिन फिलामेंट पे। दीज आर एक्टिन फिलामेंट। जो यहाँ पे येलो स्ट्रक्चर में जो शो किए गए हैं ये येलो कलर में वो एक्टिन फिलामेंट, और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जाके बाइंड होती हैं ये हेड्स किसके, मायोसिन के। एक्टिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये थिक फिलामेंट का कंपोनेंट था, ये थिन फिलामेंट का कंपोनेंट है और इसके ऊपर मायोसिन को बाइंड करने की साइट प्रेजेंट होती है और ये मायोसिन को तभी बाइंड करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज ये साइट क्या होती है, एम्प्टी होती है। ट्रोपोमायोसिन रेगुलेटरी प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट का क्या है को फॉर्म करता है। व्हेन स्केलेटल मसल्स फाइबर जब रिलैक्स होती है तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट है उसको कवर कर लेता है। बट जैसे ही हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में आती है तो ये जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन को बाइंड करने की साइट है उसको ओपन छोड़ देता है ताकि उस पर आके मायोसिन बाइंड कर सके। ट्रोपोनिन एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट का पार्ट है और जब कैल्शियम सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो किस में प्रेजेंट था, सेक्रोप्लाज्म में, वो स्टोर करता है कैल्शियम और वही रिलीज करता है कैल्शियम। तो वो जैसे ही कैल्शियम को रिलीज करेगा वो ट्रोपोनिन प्रोटीन से जो यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया उससे बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन की चेंज होगी शेप, मतलब उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी और वो ट्रोपोमायोसिन को मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट है उससे हटा देगा और उससे आके मायोसिन बाइंड हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अब स्ट्रक्चर प्रोटीन में बात करते हैं टाइटिन की। टाइटिन स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो कनेक्ट करता है जेड डिस्क को एम लाइन से सेक्रोमर की, इसलिए वो थिक फिलामेंट को अपनी पोजीशन में स्टेबलाइज करता है और स्ट्रेच करता है और वापस से उसको अपनी पोजीशन में लाके रख देता है जेड डिस्क को। इसीलिए हम बोलते हैं कि टाइटिन प्रोटीन इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी में मेजर रोल प्ले करता है मायोफिब्रिल की। अल्फा एक्टिनिन ये भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जेड डिस्क का जो इसको एक्टिन मॉलिक्यूल से अटैच करता है और टाइटिन मॉलिक्यूल से अटैच करता है। मायोमेसिन ये एम लाइन फॉर्म करता है और ये टाइटिन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है जेड डिस्क को। नेबुलिन स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो थिन फिलामेंट की पूरी लेंथ पे लाई करेगा और थिन फिलामेंट को जेड डिस्क में अलाइन करेगा, एंकर करके रखेगा और मेंटेन करेगा लेंथ किसकी, थिन फिलामेंट्स की। डिस्ट्रोफिन ये क्या करता है, थिन फिलामेंट को इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से सेक्रोलिमा के बाइंड करता है। सेक्रोलिमा क्या है, सेक्रोलिमा माइक्रोफिब्रिल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके इंटीग्रल प्रोटीन क्या होते हैं जो मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, जो मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट कर रखे होते हैं, जो सब्सटेंस को इन एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल में ट्रांसफर करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, उनसे ये बाइंड हो जाता है। ये क्या करता है, सेक्रोलेमा की को रीइंफोर्स करता है और उसकी जो टेंशन है उसको ट्रांसमिट करता है किसमें, टेंडन्स में। टेंडन्स क्या करते हैं, मसल्स को बोन्स से बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन आ रहा है ना बोन्स में, मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में,
रेगुलेशन को, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने में डिस्ट्रोफिन मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। तो यहाँ पे ये दो इवेंट में कवर होता है। फर्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्शन साइकिल एंड सेकंड है हमारा यहाँ पे एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। बेसिकली ये अलग अलग मैकेनिज्म दिए गए हैं टोरटोरा में, बट ये प्रोसेस तो एक ही होती है कि भाई सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा कैल्शियम रिलीज करेगा एंड कॉन्ट्रैक्शन होएगा। तो क्या होता है, जो मायोसिन हेड है, मायोसिन का जो हेड है, ठीक है, अब ये हमें दिख रहा है मायोसिन एंड वेट अ मिनट, ये है हमारा मायोसिन और ये मायोसिन का हेड है और ये टेल है, ठीक है। तो ये जो मायोसिन का हेड है ये हमारा थिन फिलामेंट से, हमारा एक्टिन फिलामेंट से जाके क्या कर देता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो थिन फिलामेंट है वो इनवर्ट डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा थिन फिलामेंट था, ये यहाँ पे थिन फिलामेंट था, वो इनवर्ट डायरेक्शन में क्या कर गया, स्लाइड कर गया। और जो जेड डिस्क थी, जेड डिस्क जो हमारी थी वो क्या होगी, एक दूसरे के क्लोज, यहाँ पे जो जेड डिस्क होती है हमारी वो एक दूसरे की क्लोजली लाई कर गई है, जिसकी वजह से सारा मसल फाइबर यहाँ पे लेंथनिंग हो रखी थी, यहाँ पे वो क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है और सारी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। तो हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, सेकंड है अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, देन पावर स्ट्रोक आता है, फिर डिटैच हो जाता है मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। तो ये जो प्रोसेस है पूरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, वो दो प्रोसेस में डिवाइड कर रखी है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में एंड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में, बट है ये एक ही प्रोसेस। तो हम इसको समझते हैं, सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्शन साइकिल को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में क्या होता है, जो हमारा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टर्मिनल सिस्टर्नाई, ठीक है, वो क्या रिलीज करेंगे, कैल्शियम को रिलीज कर देंगे। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगी वो किससे बाइंड हो जाएगी, ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। अब ट्रोपोनिन यहाँ पे क्या है, ब्लू स्ट्रक्चर में शो कर रखा है, उससे जाके हमारी क्या होगी, कैल्शियम बाइंड होगी। जैसे ही ट्रोपोनिन से कैल्शियम बाइंड हुई, ट्रोपोनिन जिसने ट्रोपोमाइसिन, वो ट्रोपोमाइसिन को क्या कर देता है, मूव कर देता है। ट्रोपोमाइसिन ने क्या कर रखा है, ट्रोपोमाइसिन ने यहाँ पे जो एक्टिन प्रेजेंट है, जो येलो कलर में प्रेजेंट है, उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट से ट्रोपोमाइसिन हटेगा तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपोज, ठीक है। फिर ये क्या होता है, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है, जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का जो हेड है उसमें क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता है, एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी में, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, और फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करती है, मतलब कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो मायोसिन का हेड यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। और उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेप, जिसमें हमारा क्या, सेकंड स्टेप, जिसमें हमारा मायोसिन एक्टिन फिलामेंट से बाइंड कर जाएगा और क्या फॉर्म कर देगा, क्रॉस ब्रिज बना देगा, ठीक है। ये क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई है। अब फिर क्या आता है, पावर स्ट्रोक, मतलब जो क्रॉस ब्रिज की जो साइट है जहाँ पे एडीपी अभी भी बाइंड है, देखो यहाँ पे एडीपी अभी भी बाइंड है, ठीक है, वो एडीपी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। और जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बन रहा है वो एक फोर्स जनरेट करेगा और सेंटर की टुवार्ड्स ये क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। और ये जो स्लाइडिंग थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट्स की तरफ मूव करेगा, उसको पास कर जाएगा और एम लाइन की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से लेंथनिंग हो जाएगी और एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारा मायोसिन का हेड रिमूव होगा एक्टिन के ऊपर से, तो एटीपी बाइंड कर जाएगी एटीपी बाइंडिंग साइट पे। कहाँ पे प्रेजेंट है वो एटीपी बाइंडिंग साइट, मायोसिन के हेड पे प्रेजेंट है। और जो मायोसिन का हेड है वो एक्टिन से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। एज द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूज, जो मूवमेंट है क्रॉस ब्रिज की वो फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से डिस्क एक दूसरे के टुवार्ड्स मूव करेगी और दोबारा से सेक्रोमर शॉर्ट हो जाएगा। और जेड डिस्क एक पुल जनरेट करेगी और सेक्रोमर हमारा शॉर्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ पे एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की। जैसे ही मसल का एक्शन पोटेंशियल प्रोपगेट होता है मसल्स के अंदर में, मसल्स एक्शन पोटेंशियल सेक्रोलेमा में, और ये कहाँ पे होता है, टी ट्यूबल्स में। टी ट्यूबल्स मतलब ट्रांसवर्स ट्यूबल्स में। इसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता है, क्योंकि कैल्शियम रिलीजिंग चैनल जो सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं प्रेजेंट, वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब ये कैल्शियम किस में फ्लो करता है, सेक्रोप्लाज्म में फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये थिक और थिन फिलामेंट के अराउंड बाइंड करने की कोशिश करता है, और कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ कंबाइन हो जाता है, उसकी कन्फर्मेशन चेंज कर देता है, और वो रिमूव हो जाता है, ट्रोपोमाइसिन को रिमूव कर देता है। कहाँ से, मायोसिन बाइंडिंग साइट से, जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट थी। और जैसे ही वो रिमूव होती है तो यहाँ पे मायोसिन का हेड आके अटैच हो जाता है, और मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो ये स्टेज है हमारी रिलैक्सेशन के टाइम पे, ये स्टेज है हमारी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। सो इस यूनिट से हमने कवर कर लिया है अपना टॉपिक ऑलमोस्ट। बस हमारा बचता क्या है यहाँ पे कि हमारा कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें हमारी मोटर यूनिट आएगी, मसल ट्विच, सम्मेशन एंड टेटनस आएगा। I will cover it in my upcoming video, and if you do like it, then please subscribe to my channel, and if you have any query, then write in the comment section given below. Thank you so much for clicking on my video.